ओके, सो अगर हमारे पास इफ यू हैव अ गिवन एनर्जी रेंज, सो DE DE is the given energy range. So if we have a given energy range and we want to calculate how many number of particles must be there, तो इस फॉर्मूले से, ये जो पूरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये जो पूरी स्टडी है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की कंडीशन को देख रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन एक हाफ स्पिन पार्टिकल होता है. तो इलेक्ट्रॉन एक हाफ स्पिन पार्टिकल है, इसका मतलब है कि वो एक फर्मियन है. तो फर्मियन होने की वजह से उसके ऊपर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होगी. जस्ट अ मिनट, लेट मी चूज. तो इसके ऊपर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होगी. तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होने की वजह से हमारे फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि ये एक टर्म आ रहा है. तो ये जो टर्म हमने लिखा है, दिस इज नोन एज द फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. दिस इज द फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्मियन है. अब फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता है उसको हम जरा अलग से लिखें तो ये होता है 1 एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1. ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, जिसमें EF जो होता है इट इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी. ओके, सो दिस इज द फर्मी एनर्जी. अब हमें अपने इस टॉपिक में इस फर्मी एनर्जी के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फर्मी एनर्जी रिप्रेजेंट क्या करता है. तो चलिए इसको समझते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. जैसे आप सोचो कि एक सिचुएशन को आप सोचो कि आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. यू हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आपको इन इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करके एक कोई कंडक्टिंग सिस्टम बनाना है. तो हमारे पास टास्क क्या है? वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी वांट टू मेक अ कंडक्टिंग सिस्टम. जितने भी ये इलेक्ट्रॉन हैं सबकी एनर्जी मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं. सारे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और इलेक्ट्रॉन है इसीलिए किसी की स्पिन अप होगी, किसी की स्पिन डाउन होगी. तो चलो हम जरा दिखा दें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनके पास एक और खास बात है, एनर्जी के साथ साथ इनके पास स्पिन की प्रॉपर्टी है. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बराबर मात्रा में अप और डाउन स्पिन हो. आपने रैंडमली ऐसे ही कुछ स्पिन इनके साथ जोड़ दिए. ठीक है. तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी सबकी एनर्जी बराबर है, लेकिन उनकी स्पिन जरूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन स्पिन होगा जरूर, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ. तो प्लस हाफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माइनस हाफ को हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये हमने एक अपने हिसाब से एक कन्वेंशन बना लिया. अब हमने देखा है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कि जो ये लोहे का टुकड़ा है, जो कंडक्टिंग मीडियम है, असल में इट इज लाइक अ पोटेंशियल वेल. कोई भी इस तरह के जहां इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते, तो आप लोहे के टुकड़े को देखो. लोहे के टुकड़े में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं. इसीलिए लोहे का टुकड़ा हमारा एक कंडक्टर की तरह काम करता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लोहे के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकलते रहते हैं. अगर ऐसा होता तो कुछ 100 सालों में, कुछ 50 साल में किसी भी लोहे से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते और उस लोहे के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ना बचते. लेकिन ऐसा नहीं होता. हाँ, अगर आप किसी मटेरियल को बहुत गर्म कर देते हो, थर्मियोनिक एमिशन से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से, स्पॉन्टेनियस तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी भी लोहे, किसी कंडक्टर से बाहर नहीं निकलते. तो इसको हम ऐसे मान लें कि हर कंडक्टर एक तरह का ट्रैप है, एक तरह का वेल है, कुआं है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते.
अब ये जो मीडियम आप ले रहे हो, कंडक्टिंग मीडियम, जिसको आप एक वेल कह रहे हो, एक कुआं कह रहे हो, तो इसके अंदर क्या होता है, जस्ट मिनट, देखो ये हमारा कुआं है, तो इस कुएं के अंदर इस तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो इनकी ऊर्जा स्तर भी होते हैं। अब हर एनर्जी लेवल की वैल्यू है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसको मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज। अब क्या होगा, अब आपने क्या किया, कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसको उठा करके आपने सिस्टम के अंदर भेज दिया। तो देखो इसकी एनर्जी कितनी आपने मानी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्पिन डाउन है। तो अब होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, इसको जो है यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि इस एनर्जी लेवल की वैल्यू है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेवल ना मिल जाए, वहां जाकर के ये फिक्स हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने एक टिकट खरीदा किसी कोच के अंदर, ट्रेन कोच के अंदर घुसे, तो ऐसा नहीं कि जैसे आप कोच के अंदर जाते हो जो पहली सीट होती है वहीं पे आप लेट जाते हो, आप ढूंढते हो ना कि जो आपको अलॉट हुई है सीट, आप उस सीट को ढूंढते हो, और जब तक सीट नहीं मिल जाती तब तक आप चलते रहते हो। तो वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, तो इसने अंदर तब तक गई, इलेक्ट्रॉन तब तक गया जब तक इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी लेवल नहीं मिल गया। जैसे मिला वैसे वहां फिक्स हो गया। फिर आपने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन उठाया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको भी भेजा। अब यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो उसको भी यही स्टेट चाहिए, क्योंकि इसी स्टेट के लिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रॉपर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब समस्या ये है कि जो आपने इलेक्ट्रॉन भेजा वो भी डाउन स्पिन का था, और जो पहले इलेक्ट्रॉन गया है वो भी डाउन स्पिन का है। अब अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां रख दें तो इसका यह मतलब है कि एक ही एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल एक जैसे हैं वो आके बैठ गए, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, उसको डिनाई करता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जिनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हों, वो एक ही एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो यहां पर एक एनर्जी लेवल में एक जैसे दो पार्टिकल नहीं रह सकते। हाँ, अगर आप किसी ऐसे पार्टिकल को भेजते, जैसे मान लो आप इस अप स्पिन को भेजते, तो अप स्पिन को जब आप भेजते तो ये पार्टिकल यहां जाता और अप स्पिन के साथ फिट हो जाता, तो ठीक है, एक पार्टिकल डाउन स्पिन का होता, एक पार्टिकल आपने अप स्पिन का भेजा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर एक डाउन और एक अप वाले दो पार्टिकल रह सकते हैं। ये पाउली ने अलाउ किया है, पाउली के नियम से ये हो सकता है। लेकिन एक ही स्पिन के चाहे दो अप हो चाहे दो डाउन हो, वो एनर्जी लेवल में नहीं रह सकते। तो मान लीजिए आपने इस पार्टिकल को भेजा था अप स्पिन को, वो जाके एडजस्ट हो गया, फिर आपने डाउन को भेजा, वो जाके एडजस्ट हो गया। अब ये जो पूरा कोच का ये वाला हिस्सा है, अब ये फिक्स हो गया है, अब ये फिल हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो एक एनर्जी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक अप स्पिन का एक डाउन स्पिन का, और इसका सारा हिसाब किताब खत्म। अब फिर आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन उठाया और अंदर भेजा, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला बर्थ तो भर चुकी है, अगली बर्थ कौन सी बची है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब इलेक्ट्रॉन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, यहाँ पे कहाँ बैठेगा, या तो बाहर चला जाए, बाहर जाने भर की ऊर्जा है नहीं। तो सवाल ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, जिसकी खुद की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन जब गया तो वहां उसने पाया कि वहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली सारी लेवल भर चुकी हैं, अब तीसरे पार्ट की गुंजाइश नहीं है, तो अब क्या करें। आप खुद ही सोचो, आप ट्रेन के अंदर गए हो और इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि आपको और किसी एक व्यक्ति को एक ही सीट अलॉट हो गई है। ठीक है, मान लो आप कोच में गए तो S1 कोच है और बर्थ नंबर 32 आपको भी अलॉट है, और उसी S1 कोच में बर्थ नंबर 32 किसी और को भी अलॉट था।
रेलवे गलती है ये, लेकिन अब हो गई गलती। अब जब आप वहां 32 पे पहुंचोगे तो देखो वहां एक आदमी पहले से लेटा बैठा है। अब आप दावा करोगे कि ये सीट तो हमारी है, हमें अलॉट की गई, आप अपना टिकट दिखाओगे। लेकिन जो व्यक्ति वहां पहले से लेटा बैठा है उसने भी अपना टिकट दिखाया। अब दोनों के पास वैलिड टिकट है, दोनों के पास सही टिकट है, जाली कोई नहीं है। तो सवाल ये होता है कि आप चूंकि बाद में आए हो तो इसीलिए आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, नॉर्मली जो ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर टीटी जो होता है, टिकट चेक करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो हस्तक्षेप करेगी। आप टीटी से कहोगे कि ये बर्थ मेरा है, वो दूसरा वाला व्यक्ति कहेगा नहीं मेरा है। तो ऐसे में टीटी को कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि अगर कभी इस तरह की कोई भूल चूक हो जाए, पहले जब ऑफलाइन होता था, मैनुअल होता था, इस तरह की भूलें हो जाती थी, तो टीटी को अधिकार होता था कि अगर पूरे ट्रेन के अंदर कहीं भी कोई कोच खाली पड़ा, ऐसे कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर रहा है, तो आपको वहां एडजस्ट कर दिया जाए, उस खाली जगह पर आपको बैठा दिया जाए। फिर भी मान लो पूरी ट्रेन भरी है और स्लीपर क्लास में कोई भी टिकट, कोई भी बर्थ खाली नहीं है, आपके पास टिकट स्लीपर क्लास का है। अब आप रेलवे गलती से आप दो लोगों को कोच अलॉट हो गया, एक ही बर्थ अलॉट हो गई, लेकिन और कोई बर्थ खाली नहीं है, तो टीटी ये कह सकता है कि मान लो थर्ड एसी में अगर कोई बर्थ खाली होती तो वो आपको वहां पर अपग्रेड कर सकता है। तो भले आपके पास स्लीपर क्लास का टिकट है, लेकिन वो आपको अपग्रेड कर देगा। मतलब आप समझ लो कि रेलवे अपनी गलती को सुधारने के तौर पर आपको अपने खर्चे पर स्लीपर क्लास से थर्ड एसी में शिफ्ट करवा देगा। तो इस तरह से जो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, उसके पास खुद की एनर्जी तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, लेकिन यहाँ कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्पेस खाली नहीं है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गया है उसको बाहर से एक एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी मिलने की वजह से उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर पे जाके बैठ जाएगा। फिर आपने एक डाउन स्पिन का पार्टिकल भेजा, ये भी जाकर के यहाँ फिट हो जाएगा और वो भी यहाँ जाके बैठ जाएगा। तो अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी भर गई। अब जब आप अगला 5वां इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो उसको नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से इतनी ऊर्जा मिलेगी कि वो थर्ड में एडजस्ट हो जाए, फिर थर्ड में एडजस्ट हो गया दूसरा पार्टिकल। इस तरह करते करते आपके पास जितने पार्टिकल हैं, आप इन ऊर्जा स्तरों में एडजस्ट करते चले जा रहे हो। एक समय आया कि आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, और वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां तक भरे थे, इस वैल्यू तक। तो जब हमने अपने सारे इलेक्ट्रॉनों को इस सिस्टम के अंदर भर दिया, तो जो सबसे अधिक भरी हुई ऊर्जा स्तर आई, देखो ये एनर्जी लेवल है, इसके नीचे सब भरे हैं, अगर ऊर्जा स्तर और बनाए तो इसके ऊपर सब खाली होंगे। तो वो एनर्जी लेवल कब, जब टी की वैल्यू 0 केल्विन हो, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, वो एनर्जी लेवल जिससे ऊपर के सारे स्टेट एम्प्टी हों और जिससे नीचे के सारे स्टेट भरे हों, उस लेवल को हम नाम देते हैं फर्मी फर्मी एनर्जी लेवल। इस बात को समझे, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है। अगर आपके सिस्टम को आपने कहा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर हम ये देखेंगे कि एक निश्चित एनर्जी लेवल से नीचे के सारे ऊर्जा स्तर भरे हुए हैं, सारे एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन उसके ऊपर के सारे एनर्जी लेवल खाली हैं। तो वो जो बाउंड्री एनर्जी लेवल है उसी को हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। हर एनर्जी लेवल को आपने कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, जैसे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो जहां तक सब भर गए हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 6। तो इस स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा उसको हम नाम क्या देंगे, फर्मी फर्मी एनर्जी। So what is Fermi energy? Fermi energy is the energy value of Fermi level. And what is Fermi level? Fermi level is the energy level of most occupied energy state. Energy level or the most occupied energy state, which means below Fermi energy level, all the states must be filled, and above Fermi level, all the states must be empty. But this condition is valid only when you are considering the 0 Kelvin temperature.
तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर जिस ऊर्जा स्तर तक सारे एनर्जी स्टेट्स भरे होते हैं, जिस लेवल तक सारे एनर्जी स्टेट भरे होते हैं, उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। और फर्मी लेवल की जो एनर्जी वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज द फर्मी एनर्जी। हर सिस्टम के लिए हम फर्मी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कंडक्टिंग सिस्टम हो, चाहे वो सेमी कंडक्टिंग सिस्टम हो। नॉन कंडक्टिंग के तो नहीं है, वहां तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सेमी कंडक्टिंग और कंडक्टिंग जितने भी मीडियम हैं, उन सब के लिए हम फर्मी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। और ये फर्मी एनर्जी सीधे तौर पर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, आप उतने ही ज्यादा ऊर्जा स्तर तक उनको भर पाओगे, उतनी ही ज्यादा वहां पर फर्मी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसके नोट्स आपको अभी शेयर कर दूंगा शाम तक। तो इस तरह से हमने यहां पर एक चीज जानी कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में फर्मी लेवल एक ऐसा बेंचमार्क लेवल होता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड लेवल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी सारी बातें करते हैं। ओके, थोड़ा सा और इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जरा समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम अब और डिस्कस करना चाहते हैं फर्मी एनर्जी के बारे में। तो क्या है? इट इज द मोस्ट इट इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ मोस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सबसे ज्यादा लेवल तक जितनी एनर्जी भरी होती है, फिल्ड होती है, उसकी एनर्जी वैल्यू कहते हैं। चलो बच्चों, अब हम जरा सा एक कंसेप्ट अगर देखें तो ये मान ले फर्मी एनर्जी फंक्शन है और ये हम मान ले एनर्जी है। तो हमारे पास ये 1 है। 1 मतलब होता है फील्ड। फंक्शन का 1 होने का मतलब है फील्ड, और 0 होने का मतलब है एम्प्टी। तो जब तक आपकी एनर्जी जैसे E है, तो जब तक आपकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम हो, ये वही डायग्राम ऐसे बनाया गया जैसे कुआं है, यहाँ पर बहुत सारे ऊर्जा स्तर हैं और एक ऊर्जा स्तर इसको हम कह रहे हैं फर्मी लेवल, और इसके ऊपर भी एनर्जी लेवल्स हैं। तो अगर आपने 0 केल्विन टेम्परेचर रखा है, तो उससे नीचे जितने भी एनर्जी स्टेट हैं, इन सारे एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और इसके ऊपर जितने होंगे वहां सब इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, वो सारे ऊर्जा स्तर खाली होंगे, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो स्टेप फंक्शन ऐसे बनेगा। ये स्टेप फंक्शन है, क्या दिखा रहा है कि व्हेन एट 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर आप एनर्जी वैल्यू जो कि फर्मी लेवल से कम है उनकी बात करेंगे, तो आप क्या पाएंगे? सबकी वैल्यू 1 है। 1 होने का मतलब है वो सारे ऊर्जा स्तर जिनकी आप बात कर रहे हो वो सब क्या है? फील्ड है। देखो, इस बॉक्स को फिल करने का मतलब क्या है कि फर्मी लेवल से नीचे की जितने लेवल हैं, दे ऑल आर फील्ड। इसीलिए यहाँ 1 लिखा है। 1 मतलब फील्ड। लेकिन जैसे ही आप फर्मी लेवल के ऊपर जाते हो, जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ क्रॉस का निशान बना है, इसका मतलब ये सब खाली है। तो देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बाउंड्री लाइन है, ये एक बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री लाइन के इधर सभी फील्ड स्टेट हैं, इसीलिए एफ की वैल्यू 1 है, और इसके इस तरफ सब एम्प्टी स्टेट है, क्योंकि इन सब की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सारी 0 वैल्यू है। और कब? जब आपने टी की वैल्यू 0 केल्विन कही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो क्या होगा? अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो यहाँ से एनर्जी ले करके इन खाली जगहों पे धीरे धीरे एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से निकल करके यहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो जो ऊपर की एनर्जी लेवल है उनको भरना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा,
फर्मी लेवल के नीचे के एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा खाली होना शुरू हो जाएंगे और फर्मी लेवल के ऊपर के जो एनर्जी लेवल हैं वो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ऐसे हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए इतना हिस्सा मैंने ग्रीन कर दिया और उसके बाद ये यहाँ जाएगा और ये हिस्सा यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। सवाल ये है इस ग्रीन करने का क्या कारण है, तो जरा अभी समझाते हैं आपको। देखो इस डायग्राम को देखो, इस पड़ोस वाले डायग्राम को। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो फर्मी लेवल के नीचे से कुछ इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिए, तो यही चीज दिख रहा है इस डायग्राम में। ये जो शेडेड एरिया है ये दिखा रहा है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, और जो नीचे वाला एरिया है यहाँ वाला, ये दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गायब हुए वो इस जगह पे आ गए। तो हमारा जो ग्राफ है, इसको मैं फिर से बस साफ साफ बना देता हूं एक अच्छे तरीके से। जैसे हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से है, ये हमारा स्टेप है, ये क्या दिखा रहा है कि सारे एनर्जी लेवल फिल्ड हैं, और ये दिखा रहा है कि सारे एनर्जी लेवल एम्प्टी है। इसीलिए इस रीजन में Fe की वैल्यू 1 है, 1 मतलब फिल्ड, और यहाँ पर Fe की वैल्यू 0 है, 0 मतलब एम्प्टी। लेकिन कब? जब T की वैल्यू 0 केल्विन था। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, आपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया, T को 0 केल्विन से बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से टूट टूट के निकलेंगे। देखो ये इलाका मैंने यहाँ पर शेडेड कर दे रहा हूं, ये क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ से गायब हो गए। तो ये हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, लीव कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, और वो जाके कहाँ चले गए? ऊपर वाली ऊर्जा स्तर में। तो जो इलेक्ट्रॉन EF से नीचे थे, फर्मी एनर्जी से नीचे थे, वो यहाँ से निकल के यहाँ आ गए। तो हमारा ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये दिखा रहा है जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जा चुके हैं, और ये जगह दिखा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई कर चुके हैं। आप तापमान और बढ़ाइए, तापमान और बढ़ाओगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएंगे, और वो गायब होकर के इस हिस्से में जाना शुरू कर देंगे। तो इसको अगर हम वेल के रूप में बनाएं तो आपके पास ऊर्जा स्तर हैं, इस तरह के एनर्जी लेवल हैं, ये फर्मी लेवल है, ये इसके ऊपर के लेवल हैं। जब तक आपने 0 केल्विन टेम्परेचर रखा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हैं फर्मी लेवल तक। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को 0 केल्विन से बढ़ाते हो, इन इलेक्ट्रॉनों को थर्मल एनर्जी मिलती है, और यहाँ से स्विच करके ये अपने ऊपर के एनर्जी लेवल में जाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए फर्मी लेवल से नीचे के लेवल खाली होना शुरू हो जाते हैं, जो आप यहाँ से देख रहे हो, और इसके ऊपर के लेवल भरना शुरू हो जाते हैं, जो आप यहाँ से देख रहे हो। तो इस प्रकार फर्मी एनर्जी जो होता है वो काफी हद तक हमें मैथमेटिकली इस बात को बता देता है कि किस तरह से किसी पार्टिकल, किसी सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से मिलकर बना है, उस पर टेम्परेचर का असर होता है। टेम्परेचर के असर को ये दिखाता है। अब सवाल है कि हम कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी। तो देखो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एनर्जी स्टेट DE इज 4 पाई V बाई H क्यूब, V इज द वॉल्यूम, 2m टू द पावर 3 बाई 2। ठीक है, बस इतना ही तो था, और अंडर रूट E DE ये था। तो ये क्या है? एनर्जी रेंज DE में कितने पार्टिकल हैं, इसका फॉर्मूला है। अब खुद ही सोचो, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, और हम ये मान के चल रहे हैं कि T 0 केल्विन है, T 0 केल्विन को अप्रोच कर रहा है, इट इज मच बेटर वर्ड, T इज अप्रोचिंग 0 केल्विन। तो जब 0 केल्विन हो जाएगा तो जो मैक्सिमम एनर्जी सिस्टम के अंदर हो सकती है वो कितनी हो सकती है? फर्मी एनर्जी के बराबर। तब आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, तो NE DE
इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा Ne, मान लो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 4πv बाई एच क्यूब 2m 3/2 जीरो से लेकर के फर्मी एनर्जी अंडर रूट ई डी ई। देखो जब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट बाहर निकल आए, अंदर इंटीग्रेशन लगा। लेकिन इस इंटीग्रेशन की लिमिट हमने क्या लिखी, जीरो से फर्मी एनर्जी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो सबसे कम एनर्जी लेवल है, जिसको मान लो कि हम जीरो एनर्जी है, जीरो एनर्जी है, वहां से लेकर के एक फर्मी एनर्जी तक सब भरा हुआ है। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर एनर्जी कहां से कहां तक रह सकती है, जीरो वैल्यू से लेकर के किसी मैक्सिमम वैल्यू तक रह सकती है। हालांकि एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, बट हम मैथमेटिक्स के सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम नियर टू जीरो या जीरो मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमें मालूम चल जाएगा। अब हम यहाँ डी नहीं लिखेंगे, डी तब लिखते हैं जब हम छोटी सी रेंज में निकाल रहे होते। अगर हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हम जितने तरह के एनर्जी, जितनी भी तरह की एनर्जी वाले पार्टिकल हैं उन सब को ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद एन ई आ गया 4πv बाई एच क्यूब 2m 3/2। और बच्चों इसको जरा अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर हाफ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो हाफ अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा e की पावर 3/2 और इधर हो जाएगा 3/2, तो ये जाएगा 2/3 e की पावर 3/2। तो इंटीग्रेट कर दो तो जाएगा 2/3 e की पावर 3/2, और लिमिट कहां से है, जीरो से लेकर के ई एफ तक। ठीक है, फर्मी एनर्जी के लिए आपने निकाल दिया। अब अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है, तो एन ई बराबर क्या हो जाएगा 4πv बाई एच क्यूब 2m 3/2 इंटू 2/3, और अब आप लिखेंगे ई की जगह पे ई एफ रख दोगे तो 3/2 माइनस 0। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, 5 को यहाँ पर ई जगह पे ई एफ रख दिया, तो 8, अब यहाँ जाएगा 8πv बाई 3h क्यूब 2m टू द पावर 3/2, और ये तो एडजस्ट हो गया, ई एफ बराबर 3/2। ठीक है, ई एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ई एफ 3/2 हो जाएगा 3h क्यूब n फंक्शन ऑफ e डिवाइडेड बाई 8πv इंटू 2m की पावर 3/2। ई एफ को छोड़ के बाकी हर चीज हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा, अब हम एक काम कर सकते हैं, लेट n बाई वी इज स्मॉल n। देखो यहाँ पर इस जगह पर एक सिचुएशन बन रही है जहां टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है, तो स्मॉल n कर दें, तो ई एफ की वैल्यू हो जाएगी 3h क्यूब बटे 8π इंटू n की पावर 2/3 इंटू 1/2m की पावर 3/2 इंटू 2/3, क्योंकि ई एफ की पावर है ना, ई एफ की पावर को हम वहां पर एडजस्ट कर रहे हैं। यहां से क्या निकलेगा, फर्मी एनर्जी निकलेगी, देखो h क्यूब है, पावर 2/3 है, तो बाहर निकल आएगा h स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, और इधर ये सारी पावर कट गई तो h स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, h तो नहीं, n कुछ लगा रहे हैं, 3n बाई 8π बाई 2/3, क्योंकि पावर है ना, ये देखो 2/3,
अब इसमें हम आयरन के लिए, अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डेंसिटी अगर हमें मालूम है, एन की वैल्यू अगर हमें मालूम है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आयरन के लिए जो ये सिल्वर के लिए है, मेरे ख्याल से आयरन के लिए हम कह सकते हैं, आयरन भी ना कहो, जनरल कहो, इन जनरल अगर हम H की वैल्यू, 2 की वैल्यू, मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 8 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, इन सबको रख सकते हैं क्योंकि ये सब कांस्टेंट हैं। तो हमारे पास फर्मी एनर्जी कितना निकल के आता है, हमारे पास फर्मी एनर्जी निकल के आएगा, ये तो सब सारी वैल्यू रख दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.65 इंटू 10⁻⁻19 इंटू n की पावर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। अगर यहाँ पर हमने कैसे किया है, h की वैल्यू 2, इलेक्ट्रॉन का मास m, 3, 8 पाई, ये सारी की सारी वैल्यू जब हमने यहाँ पर रख दी तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया। अब देखो बच्चों, साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्मी एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n की पावर 2/3 के। तो जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे फर्मी लेवल की वैल्यू बढ़ती रहेगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो बढ़ने की रफ्तार होगी वो पावर 2/3 के हिसाब से होगी। तो 2/3 कितना होता है, 0.666 इस तरह से होता है। तो आप कह सकते हो कि जो फर्मी एनर्जी है वो n की पावर 0.666 के हिसाब से चेंज होगा। तो 0.666 जो है वो अगर हम लगभग लगभग माने 70 के करीब है, तो ये पावर जो है वो कैसे हो जाएगी, 10/7/10, या मोटे तौर पे मानो ये लीनियर रिलेशन नहीं है। लीनियर तब होता जब फर्मी एनर्जी सीधे तौर पे एन के हिसाब से चेंज होती। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाते हैं हमारे सिस्टम में, ऐसा नहीं कि उतनी ही रफ्तार के साथ, उतने रफ्तार के साथ हमारा फर्मी लेवल भी बढ़ता है। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो उसकी पावर 0.6 है, तो पावर 0.6 होने का मतलब है कि टोटल अमाउंट कम हो जाएगा। तो फर्मी लेवल एन के साथ उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ती जितनी स्पीड से हम सोच रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि फर्मी लेवल जो होता है वो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड करते जाते हो वैसे वैसे उसका लेवल थोड़ा थोड़ा राइज करता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा सा हायर हायर और हायर वैल्यूज उसमें आते रहते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ फर्मी लेवल। और इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ते हो तो इस फर्मी लेवल का और भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से इसको रेफरेंस देते हैं। जैसे इसी के आधार पर हम अपने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। ओके, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इसको हम कह रहे हैं कंडक्शन बैंड, इसको कह रहे हैं वैलेंस बैंड, तो ये सेमीकंडक्टर क्या हो सकता है, ये सेमीकंडक्टर प्योर हो सकता है, ये एन टाइप हो सकता है, ये पी टाइप हो सकता है। तो आखिर इस डायग्राम से हम कैसे बताएंगे कि ये एटम प्योर है, इंट्रिंसिक है, या एन या पी में से कोई है, शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उसमें भी कौन सा एन टाइप है या पी टाइप है। तो समान रूप से इसको समझाने के लिए हम फर्मी लेवल का नाम लेते हैं और हम कहते हैं कि फर्मी लेवल एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाली एनर्जी है। तो हम यहाँ पर एक फर्मी एनर्जी दिखा देते हैं। तो फर्मी एनर्जी अगर बीचों बीच में है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, इसका मतलब है कि ये हमारा जो है पूरा, ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है ये इंट्रिंसिक नेचर का है। दूसरा, अब एक क्या हो सकता है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है बच्चों, ये हमारा वैलेंस बैंड है। हमारी जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा खिसक के चली आई वैलेंस बैंड की तरफ। तो जरा याद करो वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट, मतलब किस चीज को जनरेट कर देते हैं, होल्स को। तो हम ये कहते हैं कि वैलेंस बैंड में हमेशा होल रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं
लेकिन जितने भी होल क्रिएट होते हैं वो सारे होल कहाँ रहते हैं? वैलेंस बैंड में। ठीक है, होल्स वैलेंस बैंड में रहते हैं और यहीं से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के चले जाते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो जो फर्मी लेवल बीच में थी, अगर वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट करे तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी में है। इसको बहुत ध्यान समझना, होल्स मेजॉरिटी में है, इसीलिए फर्मी लेवल वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट कर रही है। लेकिन अगर आप फास्फोरस मिलाते, सपोज बच्चों देखो, अगर आप इसमें फास्फोरस मिलाते, सपोज ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस मिलाते तो कंडक्शन बैंड में फास्फोरस की संख्या बढ़ जाती, तो हमारी फर्मी लेवल जो है वो शिफ्ट हो जाती कंडक्शन बैंड की तरफ। तो होल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसीलिए इसको एन टाइप कहते हैं। और होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसीलिए इनको पी टाइप कहते हैं। तो हमारे पास एक नियम निकल के ये आया कि फर्मी लेवल सेमीकंडक्टर के केस में एक ऐसा बेंचमार्क होता है जिसकी पोजीशन को देख करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल, हमारा जो सिस्टम है वो एन टाइप मटेरियल है या पी टाइप मटेरियल है, दोनों में से कौन सा है। इस चीज को थोड़ा सा लिख लो, वैसे तो मैं नोट्स में लिखवा दूंगा लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी इस बात को लिख लो। लिखो, इन सेमीकंडक्टर्स in semiconductors the n type and p type semiconducting materials are graphically represented semiconducting materials are graphically represented by the relative positions of the Fermi energy level. Relative positions of the Fermi energy level. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, in case of pure semiconductor, the Fermi level is present. The Fermi level is present at the middle of forbidden energy gap. At the middle of forbidden energy gap. दूसरा पॉइंट लिखो, forbidden energy gap at the middle of forbidden energy gap. दूसरा पॉइंट लिखो, in n type materials, the electrons are majority charge carriers. The electrons are majority charge carriers. Which are present in the conduction band. Present in the conduction band. Therefore, the Fermi level shifted
Therefore, the Fermi level shifted towards the conduction band, towards the conduction band in n-type materials. In n-type materials. थर्ड पॉइंट लिखें, in case of p-type semiconductors, the excess holes are present in valence band. The excess holes are present in valence band. Therefore, the Fermi level is shifted. The Fermi level is shifted towards the valence band from its original position. तो बच्चों एक डायग्राम आप जितना स्टेटमेंट लिखा है इसको फैसिलिटेट करता हुआ आप डायग्राम ऐसे बनाओगे कि अगर आप कहोगे कि ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और इसको आप कहोगे कि ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, तो ठीक इसके बीच में आप डॉटेड लाइन दिखा दो, दिस इज द फर्मी लेवल. तो दिस इज द इंट्रिंसिक केस. Another diagram, CB, VB, but now the Fermi level is near to CB. देखो Fermi level मिड से ऊपर खिसक गई, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, तो किसकी तरफ गई? कंडक्शन बैंड की तरफ. कंडक्शन बैंड में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं. इलेक्ट्रॉन मतलब n, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया n टाइप सेमीकंडक्टर का. वैसे ही उसी लेवल पर हमने अपने बैंड बना दिए. मान लो ये लेवल नीचे की तरफ आ गई, मिडिल से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, तो किसकी तरफ शिफ्ट हो गई? वैलेंस बैंड की तरफ. वैलेंस बैंड में कौन रहते हैं? होल्स. तो होल्स होते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर्स. आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट कि क्या यहाँ हम बताना चाह रहे हैं, किस तरह से फर्मी लेवल को हम एक ऐसे टूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, जिससे हम एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें बता सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फर्मी पार्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थ्योरी, दैट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में तो ये माना जाता है कि किसी तरह कोई पोटेंशियल काम नहीं करता, लेकिन असल में ये चीज गलत है. गलत इस सेंस में है कि वहां पर आयन रहते हैं और आयन इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स डालते हैं, इसीलिए अपने आप लोहे के टुकड़े में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते, क्योंकि अंदर के आयन उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं. अगर वो खींच रहे हैं तो उसके बावजूद भी ये मान लेना कि v बराबर 0 है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है. ये हमने सिर्फ अपनी मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया है. तो जब तक श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं खोजी गई थी, मैथमेटिकली हमारे पास टूल नहीं थे, तब तक हम इसी तरह के सिंपल अजम्पशंस को लेकर के अपनी थ्योरी से काम कर रहे थे. लेकिन जब श्रोडिंगर इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो गई, तो लोगों ने उसकी मदद से v को बिना जीरो माने ही अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया. ऐसे दो व्यक्ति थे, क्रॉनिंग एंड पैनी. तो क्रॉनिंग एंड पैनी इन दोनों ने यही काम किया, और एक बड़े लंबे चौड़े कैलकुलेशन के बाद उन्होंने हमें एक थ्योरी बताई
जिस थ्योरी से साफ साफ दिख रहा था कि इलेक्ट्रॉन होल और पेयर इस दुनिया में एग्जिस्ट, मतलब थ्योरी, हाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एग्जिस्ट करते हैं। चलिए फिर दिस इज ऑल अबाउट क्रोनिग पेनी मॉडल। बैंड थ्योरी हमारे पास आ जाती है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सब कुछ आ जाता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, so we will continue this topic in the next class. So have a nice day and take care of yourself. Thank you, sir. Welcome beta.